हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केशवदेव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री में प्रजामंडल टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। भाई देखो, प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रजामंडल है क्या चीज़, प्रजामंडल है क्या, और ये प्रजामंडल जो हैं वो हमारे कहाँ पर बने और क्यों बने। देखो, यदि हम बात करें कि हम भारत की बात करते हैं, ये हम इंडिया लेकर चलते हैं ना, ये कच्चा चित्र मैंने आपके लिए बता दिया है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया में दो भाग हुआ करते थे उस समय। यहाँ से इधर ये वाला भाग, यह भाग तो किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। यानी कि यहां पर कौन सा शासन हुआ करता था? अंग्रेजी शासन हुआ करता था। और ये इधर वाला जो भाग है, यहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, अंग्रेजों की क्या थी? संधि। और यहां पर शासन किसका था? राजाओं का। यहां पर शासन किसका? जो हमारे यहाँ के राजा थे ना, देसी राजा जिनको बोलते हैं, जो हमारे देश के राजा थे, उनका क्या हुआ करता था? यहाँ पर शासन हुआ करता था। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रजामंडल क्या है सर। याद रखना, प्रजामंडल जो है ये एक संस्था हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? संस्था। और इस संस्था का काम क्या था? इस संस्था का काम था लोगों को जागरूक करना। लोगों को क्या करना? जागरूक करना। और लोगों को जागरूक करने के अलावा इनका जो काम था ना, वो ये था कि राजाओं को उनके दायित्वों का ज्ञान कराना कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आप इन ड्यूटीज को क्या करें? पूरा करें। यानी कि उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल जिसको बोल सकते हैं। यानी कि राजाओं को ये बताना कि भाई तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं प्रजा के लिए, उनको बताना। यानी कि प्रजा के लिए उत्तरदायी शासन दिलाना और राजाओं को बताना कि भाई आप इनसे संधि करके बैठे हुए हो, तो इन संधि वालों की समस्या ये है कि इन लोगों से आप दूर रहो, आप उस तरीके से शासन करो जिस तरीके से आपके पूर्वज करते थे। हमें आपके अधीन रहने में कोई भी बुराई नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। अब आप एक चीज बताओ, ये अंग्रेज बाहर से आए कि नहीं आए? चूंकि ये अंग्रेज बाहर से आए तो इसलिए इनके खिलाफ क्या हुए? आंदोलन। और जो व्यक्ति बाहर से आया उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे? भगाएंगे। तो यहां पर जो भी आंदोलन हुए इस क्षेत्र में, वहां पर आपने देखा होगा भारत छोड़ो, जैसे आपने देखा होगा असहयोग, ये इस प्रकार के जो आंदोलन है वो यहां पर चले। ठीक है, लेकिन बात करते हैं, चूंकि यहां पर संधि हो रखी थी और यहां पर शासन किसका था? देसी राजाओं का। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो यहीं का है, तो क्या आप उसे भगाओगे? नहीं भगाओगे। तो उनको क्या किया? सुधारा। उनको किसका प्रयास किया? सुधारने का प्रयास। तो उनको सुधारने का प्रयास करने के लिए, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए हमने यहां पर क्या किए? आंदोलन किए। लेकिन यहां पर क्या बनाई? हमने संस्था बनाई, और वो संस्था कहलाई प्रजामंडल। क्लियर है? अब आप दो वर्ड सुनते हैं, एक होता है प्रजामंडल और एक होता है प्रजा परिषद। तो ये क्या होता है? अब यहां देखो क्या है, ये सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो लिखने की आपको ज़्यादा नीड नहीं है, थ्योरी में यहीं पर ही लिखी हुई आपको दूंगा। ठीक है, हिंदुस्तान का वह भाग जहां देसी राजाओं का राज्य था, वहां पर जनता को जागरूक करने के लिए और राजाओं को सुधारने के लिए कौन से आंदोलन हुए? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है ना? अब पहले तो ये डाउट अपना क्लियर हुआ ना कि हमारे यहाँ असहयोग क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ प्रजामंडल क्यों हुआ। तो अब डाउट तो नहीं है, प्रजामंडल क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है?
अब बात आती है कि जनता को जागरूक करने के लिए सर संस्थाएं केवल प्रजामंडल थे क्या? नहीं, जनता को जागरूक करने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। एक तो हम क्या करते थे, राजा से अनुमति लेते थे। राजा से क्या लेते थे? अनुमति, कि महाराज हम ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, तो क्या हम ये संस्था बना लें? अब राजा अगर अनुमति दे रहा है तब जाकर के एक संस्था बनती है, और एक संस्था बनती है राजा अनुमति नहीं दे रहा फिर भी बना रहे हैं अपन। अब पहले तो एक चीज़ बताओ, लोगों को जागरूक करने का मतलब है कि राजाओं को उनके दायित्वों का एहसास कराना और लोगों को जागरूक करना कि आपके प्रति राजा की ये ड्यूटीज़ हैं और वो इनको निर्वहन नहीं कर रहे हैं, है ना? तो क्या राजा चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, एक होती थी प्रजा परिषद, यानी कि राजा की अनुमति से बनी संस्था, राजा ने कह दिया ठीक है बना लो। और एक हुआ करती थी प्रजामंडल, यह राजा के विरोध से बनी संस्था, यानी कि राजा की अनुमति नहीं होती थी। राजा अनुमति देगा कि अपने खिलाफ ही लोगों को भड़काने के लिए? नहीं देगा। तो इस वजह से प्रजामंडल हमेशा वो संस्थाएं थीं जिनका कभी भी राजाओं ने समर्थन नहीं किया। क्लियर है? ये डाउट क्लियर हुआ ना? अब आपकी समझ में दोनों वर्ड आ गए कि प्रजामंडल क्या है और प्रजा परिषद क्या है। आपकी समझ में ये भी आ गया कि हमारे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन ही क्यों हुए, हमारे यहाँ पर भारत छोड़ो, असहयोग, इस प्रकार के आंदोलन क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ के राजा यहीं पर रहते थे भाई, तो उनको भगाएंगे थोड़े ही अपन, उनको क्या करेंगे? सुधारेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सर ये प्रजामंडल जो हैं इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इनका मूल उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये राजाओं को भगाना नहीं चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये चाहते थे कि राजा हमारे मतलब हम राजाओं के अधीन रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। अब इसी क्रम में हमारे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर प्रजामंडल कितने बने, यानी कि संस्थाएं कितनी बनी, तो हमारे यहाँ जितनी रियासतें थी उन सभी में क्या बना दिए गए? प्रजामंडल बना दिए गए। अब बात आती है कि सर पेपर में प्रश्न कैसे आता है? तो याद रखना पेपर में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं भाई? दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि प्रजामंडल का नाम, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है प्रजामंडल का स्थापना वर्ष, कि कौन सा प्रजामंडल कब बना, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा गहराई में अगर जाता है तो मैक्सिमम आपसे ये पूछ ली जाएंगी कि प्रजामंडलों में बनी हुई संस्थाएं, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं साहब यहाँ पर बनाई गई। ठीक है। और इससे भी गहराई में पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा घटनाएं। क्या पूछ लेगा? घटनाएं। तो ये चार चीज़ें अपने को इस टॉपिक में क्या करनी है? क्लियर। तो सबसे पहले हम काम करेंगे प्रजामंडल के नामों पर। तो हमारे यहाँ जो प्रजामंडल थे ना, तो उन सभी प्रजामंडलों की अगर हम बात करें तो उनके नाम, मैंने 5 लाइनों की ट्रिक है, उसी में उनके नाम और ये स्थापना वर्ष, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी भाई? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलो अब देखो, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका आता है भाई, जयपुर की बूंदी 31 मारखां ले गया। जयपुर की बूंदी कौन ले गया भाई? 31 मारखां। 31 का मतलब क्या होता है? 1931। और जयपुर की बूंदी का मतलब है जयपुर और बूंदी, तो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल कब बने भाई? 1931। तो मेरे साथ बोलो, जयपुर की बूंदी कौन ले गया? 31 मारखां ले गया। जयपुर की बूंदी 31 मारखां ले गया, तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल कब बने? 1931। पहले कौन सा आ रहा है? जयपुर, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा बना? जयपुर। उसके बाद कौन सा बना? बूंदी। ठीक है। ट्रिक नंबर 2, कुश का बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। कुश का बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। देखो कुश से क्या बनता है? कुशलगढ़। बांस से क्या बनता है? बांसवाड़ा।
डूंगर से क्या बनता है, डूंगरपुर। प्रताप से क्या बनता है, प्रतापगढ़। जैसे से क्या बनता है, जैसलमेर। झूम से क्या बनता है, झालावाड़। झूम से क्या बनता है भाई, झालावाड़। अब याद कैसे करें, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 42 से शुरू कर दो आप तो गिनती कहाँ से शुरू करनी है, 42 से। 42, 43, 44, 45, 46, 42, 43, 44, 45, 45, 46। 45 को 2 बार रिपीट करना है। देखो, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 43, डूंगरपुर 44, प्रतापगढ़ 45, जैसलमेर 45 और झालावाड़ 1946। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अब देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जयपुर की बूंदी 31 मार्का ले गया। पहली लाइन क्या है भाई, एक बार देख देख के बोलो आप। जयपुर की बूंदी 31 मार्का ले गया। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल कब बने, 1931। दूसरी लाइन बोलो देख देख कर। कुसका बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। कुसका बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। कुसका बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। कुस से क्या बना, कुशलगढ़। बांस से क्या बना, बांसवाड़ा। डूंगर से क्या बना, डूंगरपुर। प्रताप से क्या बना, प्रतापगढ़। जैसे से क्या बना, जैसलमेर। और झूम से क्या बना, झालावाड़। याद कैसे करेंगे सर जी, 42 से शुरू कर दो, 45 रिपीट कर दो। 42 से शुरू कर दो, 45 रिपीट कर दो। 42, 43, 44, 45, 45 और 46। वैसे आप याद करते तो इनकी सनयाद भी नहीं होती, क्लियर है ना। अब बताओ, कुशलगढ़ कब बना, 42 में। बांसवाड़ा कब बना, 43 में। डूंगरपुर कब बना, 44 में। प्रतापगढ़ कब बना, 45 में। जैसलमेर कब बना, 45 में। और झालावाड़ कब बना, 1946 में। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये हमारे कितने हो गए भाई, 8। 6 इस लाइन में याद हुए और 2 पहली लाइन में याद हुए। 8 प्रजामंडलों के नाम और उनकी ट्रिक तुम्हें 2 लाइनों में याद करा दी, क्लियर है। चलो, इसके बाद आपका आता है बिका ढोल 36 रुपए में। एक ढोलक है और वो ढोलक हमने कितने रुपए में बेच दिया, 36 रुपए में। बिका ढोल 36 रुपए में। तो बिका का मतलब है बीकानेर और ढोल का मतलब है धौलपुर और 36 का मतलब है 1936। तो 2 प्रजामंडल और याद कर लिए। बिका ढोल 36 रुपए में। अरे कितने का बेच दिया, ढोल कितने का गया, 36। ढोल कितने का बेचा, 36 का। बिका कितने का, 36 का। क्या बिका, ढोल। बिका से बीकानेर, ढोल से धौलपुर। तो बीकानेर धौलपुर दोनों कब बने भाई, 1936 में, क्लियर है। चलो, इसके बाद आपकी आती है ट्रिक नंबर 4, लाइन नंबर 4। 2 के सिर 39। कितने के, 2 के। कितने के, 2 के। एक के का नाम क्या है, किशनगढ़। और दूसरे के से क्या बना, कोटा। पहले से किशनगढ़ और दूसरे से कोटा। किशनगढ़ और कोटा के अलावा सिर से क्या बना, सिरोही। सिर से क्या बना, सिरोही। और कितने सिर हैं भाई उनके, 39। यानी कि ये तीनों प्रजामंडल कब बने, 1939 में, क्लियर है। 2 के सिर 39। कितने के, 2 के। पहला किशनगढ़, दूसरा कोटा। और बात करें सिर से क्या बना, सिरोही, क्लियर है ना। चलो, इसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हमारे कितने प्रजामंडल हो गए, 8 के बाद 2 ये हो गए 10 और 3 13 प्रजामंडल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका आता है, एक बात बताओ, मेवाड़ हमारे यहाँ की सबसे क्या है, पुरानी रियासत। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़। अब जब मेवाड़ सबसे पुरानी है तो सम्मान तो देंगे ना। तो सभी लोग क्या करते थे, सम्मान में उनके लिए देते थे आलू। क्या देते थे, आलू। तो आलू देते थे तो कैसे, आलू भरकर शाही मेवाड़ को दिए। कितने किलो, 38 किलो। आलू भरकर शाही मेवाड़ को दिए 38 किलो। एक बार बोलो मेरे साथ, आलू भरकर शाही मेवाड़ को दिए 38 किलो। आलू से क्या बना, अलवर। भर से क्या बना, भरतपुर। कर से क्या बना, करौली। शाही से क्या बना, शाहपुरा। मेवाड़ से क्या बना, मेवाड़। ये सभी 5 प्रजामंडल कब बने, 1938।
तो 13 और 5 18। इसका मतलब हमारे प्रजामंडलों की सन हमें क्या हो गई, याद हो गई। याद रखना 19 प्रजामंडल थे अपने यहाँ। कितने थे? 19 प्रजामंडल थे, जिनमें से 18 की आपको क्या हो गई, याद हो गई। बताओ मेवाड़ कैसी रियासत है? राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है कि नहीं, है ना? तो पुरानी रियासत यदि है, तो यदि अपन बात करते हैं तो मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। तो सबसे प्राचीन रियासत के लिए अपन क्या करेंगे, आलू भर करके गिफ्ट में देंगे। और कितने दे दिए? 38 किलो। क्लियर है ना? आलू से क्या बना? अलवर। भर से क्या बना? भरतपुर। कर से क्या बना? करौली। शाही से क्या बना? शाहपुरा। और लास्ट क्या बना अपना? मेवाड़। और कितने में दे दिए भाई? 38 किलो। तो 1938। 18 याद हुए। लास्ट में बचता तो एक है, लेकिन 2 हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारा कोटा प्रजामंडल पढ़ा ना हमने, कोटा से पहले हुआ है हाड़ौती के नाम से बना था। किसके नाम से बना? हाड़ौती। तो हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में बना, लेकिन हम उसे कोटा के नाम से पढ़ते हैं 1939 में। बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ प्रजामंडल कब बना? 1934। तो मारवाड़ को काउंट करते हैं। इस सहित हमारे कितने प्रजामंडल हैं? 19 प्रजामंडल हैं। हाड़ौती को शामिल करेंगे अलग से तो टोटल प्रजामंडलों की संख्या 20 होती है, लेकिन चूंकि हाड़ौती और कोटा एक ही हैं, तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, मारवाड़ जो है उसको 19वां मानते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में प्रजामंडलों की संख्या कितनी थी? 19। राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कि 1938 में कितने प्रजामंडल बने, तो 1938 में राजस्थान के कितने प्रजामंडल बने? 5। अगर आपसे पूछा जाए 1936 में कितने बने? 2। बिका ढोल 36 रुपये में। पूछा जाए 1931 में कितने बने? 2। जयपुर की बूंदी 31 मार्का ले गया। याद आ रहा है ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1939 में कितने बने? 3। 2 के सिर 39। याद आ रहा है? 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। अगर आपसे पूछ ले इसके अलावा सर कितने हैं, तो इसके अलावा एक तो हमारा मारवाड़ है जो 1934 में बना, और इसके अलावा हमारी एक लाइन वो याद रखनी है, कुसका बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों। 42 43 44 45 45 और 46। तो इसका मतलब यह है कि 1945 में भी हमारे प्रजामंडल कितने बने थे? 2। इसके अलावा वो जो अन्य हैं वो सभी एक एक हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे क्या याद हो गए? हमें प्रजामंडलों के एक तो क्या याद हो गए? नाम याद हो गए, और एक हमें क्या याद हो गए? इनके सन, कि कब कौन सा प्रजामंडल बना। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इनका आपसे आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, पांचों के नाम आ जाएंगे, निर्माण क्रम के आधार पर इनका सही आरोही अथवा अवरोही क्रम होगा। घटते या फिर बढ़ते क्रम में क्या होंगे, तो वो चीज़ें आपको क्या रखनी है भाई, सेट कर देनी है। क्लियर है ना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ प्रजामंडल कितने थे? 19। कोटा और हाड़ौती एक ही थे। क्लियर है? अगर हाड़ौती नाम से पूछे तो आपको बता देना 34 में बना, कोटा के नाम से पूछे तो बता देना 39 में बना। पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा बना, तो जयपुर। जयपुर की बूंदी 31 मार्खन ले गया, मैंने सबसे पहले पढ़ाया है, तो जयपुर की बूंदी 31 मार्खन ले गया, तो सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा? जयपुर। क्लियर है ना? इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कुसका बांस डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों, 42 43 44 45 45 और 46। मेरे साथ साथ बोलना है आपको, मेरे साथ साथ बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे तो 100% क्लास में ही याद होने की गारंटी है भाई। ठीक है? इसके बाद में आपका आता है क्या, 2 के सिर 39। तो 39 में कितने बने? 3। 2 के कौन कौन से? पहला कोटा, दूसरा किशनगढ़। क्लियर है? सिर से बन गया सिरोही। इसके बाद आता है आलू भरकर शाही मेवाड़ को दिए 38 किलो। तो आलू से बना अलवर, भर से बना भरतपुर, कर से बना करौली, शाही से बना शाहपुरा, और लास्ट बना मेवाड़। पांचों बन गए 1938 में। इसके बाद आपका आता है बिका ढोल 36 रुपये में। ढोलक कितने का बेच दिया भाई? 36 रुपये का। बीकानेर धौलपुर 36 में। तो ये हमारे सभी क्या हो गए? प्रजामंडल हो गए भाई। 5 लाइनों में प्रजामंडलों के नाम और इनके सन समाप्त कर दिए हैं। आपको कभी भी शायद ये इतने इजी गोइंग याद नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है,
तो आपका आंसर क्या होगा? जयपुर। कौन सा प्रजामंडल है भाई? जयपुर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। चलें भाई, चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या? जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल स्टार्ट करेंगे? जयपुर। पहली बात तो यह है कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है भाई? जयपुर। पूछा जाए स्थापना कब हो गई? 1931। पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनाया गया? कपूर चंद पाटनी। पूछा जाए क्या प्रजामंडल शुरू से डायरेक्ट ही बन गए थे क्या? नहीं बने। आप एक चीज बताओ, आप खुद सोचो एक चीज कि ये क्या करती थी? ये जागरूक करने वाली संस्थाएं तो थी। क्या जागरूक करने वाली संस्था राजा के विरोध में भी बन रही है? क्या वो डायरेक्ट बन सकती है? नहीं। पहले वो लोगों का समूह बन गया होगा। लोगों में पहले क्या आई होगी? दमदारी आई होगी, राजा का विरोध करने की क्षमता आई होगी। तो इसका मतलब प्रजामंडल बनने से पहले बेस तैयार किया गया होगा, और वो बेस कहलाती हैं घटनाएं। वो बेस क्या कहलाती हैं? घटनाएं। तो अपने जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में एक व्यक्ति हुआ करते थे, बड़े शानदार व्यक्ति हैं, अर्जुन लाल सेठी। व्यक्ति का नाम क्या है? अर्जुन लाल सेठी। पढ़े लिखे आदमी थे। और अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? अपने यहां पर एक विद्यालय खोल दिया, जैन वर्धमान विद्यालय। क्या खोल दिया भाई? जैन वर्धमान विद्यालय। और इस विद्यालय का काम ये नहीं था कि आपको पढ़ाना है, मूल रूप से यह विद्यालय लोगों को जागरूक करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1907 में। 1907 ईस्वी में हमारे सेठी जी ने क्या किया? जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कर दी। और यहाँ से शुरुआत होती है लोगों में जागरूकता की नींव रखने की। यहाँ पर लोग आते, वो पढ़ने आते, उनको बताया जाता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। समझ में आयो कि नहीं? क्लियर है ना? चलो इसके बाद में यदि हम बात करें 1907 में ये बना दिया। इसके बाद में एक चीज़ आपसे पूछी जाती, चरखा संघ। क्वेश्चन ये बनता है सर चरखा संघ की स्थापना कब हुई? तो चरखा संघ की स्थापना अपने यहाँ पर 2 बार हुई और 2 जगह पर हुई। तो चरखा संघ एक तो पढ़ते हैं अपन 1925 में, और एक पढ़ते हैं अपन 1927 में। तो याद रखना 1927 में चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। और 1925 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चरखा संघ की स्थापना किसने की, तो एक महोदय थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। और ये बजाज साहब बड़े अच्छे आदमी थे। बजाज साहब का संबंध जयपुर से है। और बजाज साहब ने क्या बना दिया? एक संघ बनाया, चरखा संघ। तो आपको ये याद रखने हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिससे क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप आपके माइंड में आए और सीधा आप उसका क्या करें? आंसर। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी। पूछा जाए कि जैन वर्धमान विद्यालय कब बनाया गया? 1907। जैन वर्धमान विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था? लोगों को जागरूक किया जाता था। पूछा जाए कि इसके बाद में चरखा संघ की स्थापना, पूछा जाए 1925। दोनों तो ऑप्शन में आएंगे ही नहीं। अगर अजमेर पूछता है आंसर 1925, जयपुर पूछता है तो आंसर 1927। किसने की? तो अपने ये जमुना लाल बजाज। अगर ये पूछ लिया जाए कि चरखा संघ की स्थापना कब हुई, ना अजमेर न जयपुर, तो एक विकल्प मिलेगा, या तो 25 मिलेगा या 27 मिलेगा। क्लियर है ना? चलो अब चलते हैं आगे। बजाज साहब का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा, तो वही अपन यहां पर पढ़ेंगे। ऐसा हुआ था, ये हमारे जो बजाज साहब है ना, जमुना लाल जी, जमुना लाल बजाज का संबंध कहां से था भाई? जयपुर से। और जमुना लाल बजाज उस समय हमारे यहां पर एक चलती थी संस्था कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक है। इस कांग्रेस में ये कैशियर थे, यानी कि खजांची, और इस पद पर थे। यहाँ के लोगों ने कहा जयपुर वालों ने कि यार जमुना भाई एक बात बता, तू उसमें रहता है कांग्रेस में, और ये कांग्रेस दुनिया भर के हर जगह पर काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही, तू हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा?
तो जमुना लाल बजाज ने कहा कि भाई क्यों नहीं करूँगा, मैं आपके लिए करूँगा ना, मैंने चरखा संघ बना दिया। तो उन्होंने कहा चरखा बरखा से कुछ नहीं होगा, पहले यहाँ लोगों को जोड़ने का और भी कुछ बना। तो जमुना लाल बजाज महोदय जो कि कांग्रेस में कैशियर के पद पर थे, और इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा भी दी गई है। गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने यहां पर किसकी स्थापना कर दी थी भाई, इन्होंने यहां पर स्थापना कर दी थी किसकी, जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है, और जयपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना कर दी और यहां पर अध्यक्ष बना दिया कपूर चंद पाटनी को। जिम्मेदारी किसके लिए दे दी, कपूर चंद पाटनी को, कि भाई पाटनी जी आप ऐसा करो, मैं तो भाई वहाँ कैशियर हूँ, मैं तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये हेल्प कर सकता हूँ कि आपके लिए संस्था बना दी, अब आपके लिए फंडिंग देता रहूँगा, बाकी आप अपने आप स्तर पर इसका क्या करें, ऑपरेट करें। पाटनी जी ने कहा यार मैं तो अध्यक्ष हूँ, जितना प्रयास हुआ उतना किया, बाकी ज़्यादा लेकिन इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, जितना की उम्मीद थी उम्मीद के मुताबिक इसकी क्या नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुई। इसी बीच में 1936 में क्या होता है भाई, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1936 में जो हुआ, उस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस वालों ने कहा अरे भाई जमुना, तुमने हमसे भाई हर महीने पैसे लिए हैं, कुछ फंडिंग आप कर रहे हो जयपुर प्रजामंडल के लिए, उसकी रिपोर्ट तो दो, पैसा जो जा रहा है वो सही खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा, लोग वास्तविकता में अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हुआ क्या, इसने जब वहाँ देखा तो इसने ग्राउंड लेवल पर जानकारी की और पाया कि सब पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो वहाँ पर जुड़ नहीं पा रहे, और इसलिए इसने कहा कि ये जो हमारा प्रजामंडल है यह कैसा रहा भाई, असफल। अब कोई भी असफल रहा हो तो क्या उसे आप रखोगे, नहीं रखेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जब वो असफल है तो ऐसा करते हैं वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको ही बदल देते हैं, और मैनेजमेंट को बदलना कहलाता है पुनर्गठन। क्या कहलाता है, पुनर्गठन। और पुनर्गठन जो है वो हुआ 1936 के बाद। लोग इसे 1936 में बताते हैं, जबकि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में ही इसका क्या हुआ था भाई, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन जब हुआ तो उस समय इसके क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए जमुना लाल बजाज को, और उपाध्यक्ष बनाया गया चिरंजीव लाल मिश्र को। 4 व्यक्तियों को पदासीन किया गया। एक तो क्या अध्यक्ष बदल दिया, अध्यक्ष कौन, कपूर चंद पाटनी की जगह कौन बना दिए भाई, जमुना लाल बजाज, और यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन बना दिए, चिरंजीव लाल मिश्र, और इनके बाद में सचिव कौन बना दिए भाई, हीरालाल शास्त्री, और संयुक्त सचिव, चूंकि कपूर चंद पाटनी ने भाई मेहनत तो की थी ना, अब जब चूंकि उसने मेहनत की थी तो इसलिए उनको क्या बना दिया, संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया कपूर चंद पाटनी को, जिससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी क्या ना हो, अलग ना हो। क्लियर है। अब यह जब 1938 में हुआ तो 1938 में जब सभी लोग संतुष्ट हो गए, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव बन गए, तो तब जाकर उन्होंने क्या किया, पहली मीटिंग की, और मीटिंग कहलाती है गुरुजी अधिवेशन। पहली मीटिंग क्या कहलाती है, अधिवेशन। 8-9 मई 1938 को इन्होंने सभी लोगों को बुलाया। कब बुलाया भाई, 8-9 मई को। 8-9 मई 1938 को जब इन्होंने सभी लोगों को बुलाया तो वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए, और इस बात का पता किसको चला, राजा को, कि मेरी बिना अनुमति के कोई भी संस्था बनाई जा रही है और वहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो भी मेरे खिलाफ, तो क्या राजा इसे सहन करेगा, नहीं किया। तो राजा ने तुरंत आदेश निकाल दिया कि ये संस्था कैसी है गुरुजी, अवैध। ये संस्था कैसी है, अवैध है। और जब कोई संस्था ही अवैध है तो वह संस्था क्या नहीं कर सकती, सभा नहीं कर सकती। सभाएं क्या कर दी, बंद कर दी। और जैसे ही उसे पता चला कि अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी मेरे यहाँ कर रहे हैं और दिमाग वहाँ लगा रहे हैं, तो उसने कहा कि राज्य कर्मचारी प्रजामंडल का साथ नहीं देंगे। ठीक है, और जैसे ही धीरे धीरे उसे पता चला, अच्छा इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है भाई, ये बजाज है क्या, तो जमुना लाल बजाज का पता चलता है कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जमुना लाल बजाज। दिसंबर में जैसे ही पता चला तो जमुना लाल बजाज के प्रवेश पर क्या लगा दी, रोक लगा दी कि भाई जमुना लाल बजाज जो है ये यहाँ पर जयपुर में नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह लोगों को मेरे खिलाफ क्या कर रहा है? भड़का रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं? जयपुर प्रजामंडल बना कब? 1931 में। उससे पहले आपको याद क्या रखना है? दो संस्थाएं। पहली जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी 1907। दूसरा चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा 1925 और 1927। उसके बाद क्या यह सफल रहा? नहीं रहा, यह असफल रहा। तो 1938 में पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष कौन बने? चिरंजी लाल मिश्र। और इसके सचिव कौन बने? हीरालाल शास्त्री। संयुक्त सचिव बने कपूर चंद पाटनी। इन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग को खबर किसको मिल गई? राजा को। राजा ने कह दिया भाई ये संस्था लोगों को भड़का रही है मेरे खिलाफ, इसलिए यह कैसी है? अवैध। संस्था अवैध है तो क्या सभा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उसने कह दिया सभाएं क्या हो गई? बंद हो गई। राज्य कर्मचारी प्रजामंडल का साथ नहीं देंगे भाई, अगर साथ देंगे तो वो राज्य कर्मचारी नहीं है। और जैसे ही पता चला अच्छा मास्टरमाइंड लाल जी हैं, जमनालाल बजाज जी हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जमनालाल बजाज का 16 दिसंबर 1938 को आदेश निकाल दिए कि बजाज साहब बाय बाय, आप कहाँ नहीं आ पाओगे, आप जयपुर नहीं आओगे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमारा कोई लीडर है और हमारे लीडर को कोई व्यक्ति रोक लगा दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लोगों में रोष आ गया कि यार बजाज साहब को बाहर क्यों कर दिया, भगा क्यों दिया? लोगों का स्नेह था उनसे, तो लोगों का प्रेम था। तो इस वजह से यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ याद रखना महिलाएं भी इस आंदोलन में क्या हुई? शामिल हो गई। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि जहाँ जहाँ महिलाओं की भूमिका आती है वहाँ वहाँ महिलाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं भाई, क्योंकि पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। याद करना बड़ा ईजी है, मैं याद करा देता हूँ। रमा, इंदिरा, विद्या, शारदा। बोलो, रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, सुमित्रा देवी, शारदा देवी। देखो, रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी और सुमित्रा देवी। और इसके बाद एक नाम याद कर लो, सुशीला गोयल। रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, सुमित्रा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। एक बार फिर दोबारा से बोलो, देख देख करके बोलो। रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुमित्रा देवी और सुशीला गोयल। एक बार फिर देख करके बोलो, रमा, इंदिरा, विद्या, शारदा, सुमित्रा देवी और सुशीला गोयल। इतनी सारी देवियों के साथ में एक गोयल है। इतनी देवियों के साथ में क्या है भाई? एक गोयल है। रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुमित्रा देवी और सुशीला गोयल। क्लियर है? तो इन महिलाओं ने क्या लिया? भाग लिया। क्वेश्चन कैसे बनता है, इनका नाम देगा बड़े स्पष्ट रूप से और पूछेगा रमा देवी, विद्या देवी, इंदिरा देवी, सुमित्रा देवी, शारदा देवी और सुशीला गोयल का संबंध है। आपको बढ़िया से अक्षरों में आपको जवाब देना है। किससे? जयपुर प्रजामंडल से। किससे संबंध है भाई? जयपुर प्रजामंडल से। ये आपको क्या देना है? जवाब देना है। क्लियर है? अगर पूछा जाए रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुमित्रा देवी और सुशीला गोयल का संबंध कौन से प्रजामंडल से भाई? तो इनका संबंध है जयपुर प्रजामंडल। बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है ना? चलो, इसके बाद क्या हुआ? जब इन लोगों ने यहां पर क्या कर ली, जैसे ही महिलाओं ने भाग लिया तो फिर जमनालाल बजाज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा यार मैं यहाँ कायर बन के बैठा हूँ, जब वह महिलाएं भाग ले रही हैं तो मैं क्यों यहाँ कायर बन के बैठा हूँ? तो फिर बजाज साहब जबरदस्ती, जबकि रोक लगी हुई थी, जब रोक लगी हुई है और वो वहाँ आएंगे तो 100% क्या होंगे? गिरफ्तार होंगे। तो यहाँ पर वो आ जाते हैं। तो जमनालाल बजाज जी आए तो जमनालाल बजाज जी को लेने जाते हैं कौन? हंसडी राय, हरिश्चंद्र, हीरालाल, कपूरचंद्र पाटनी और चिरंजी लाल मिश्र। ये सभी जो कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ता बजाज साहब को लेने जाते हैं। और बजाज साहब को ये लेने गए तो बजाज साहब के साथ में ये सभी भी क्या हो गए? गिरफ्तार। बजाज साहब को लगा कि यार जब महिलाओं ने भाग ले लिया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरा भी जाना जरूरी है ना। तो वो वहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको लेने जब ये लोग गए तो ये क्यों गए? सुरक्षा की दृष्टि से।
और जब जाते हैं तो इन सहित जमनालाल बजाज जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। और जैसे ही ये लोग गिरफ्तार होते हैं तो आंदोलन और तेज हो जाता है। राजा ने तो इनको गिरफ्तार किया था इन लोगों को दबाने के लिए, बैकफुट पर लाने के लिए, लेकिन आंदोलन क्या हो गया भाई साहब, तेज हो गया। और आंदोलन की रफ्तार को देख करके राजा ने क्या कर ली, इनसे संधि। उसने कहा कि इनसे मिलने में फायदा है, विरोध करने में फायदा नहीं है। अगर इनको गिरफ्तार किया है तभी ये इतना तेज हो गया, तो अगर इनको मैंने कुछ कर दिया तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए उसने समझौता किया। और समझौते में 18 मार्च 1940 को समझौते में लिखा गया कि जितने भी बंदी हैं वो सभी रिहा होंगे। और उनके रिहा होने के साथ साथ प्रजामंडल संस्था जो है वो कैसी मान ली, वैध मान ली, कि ये संस्था अवैध नहीं है, ये क्या है, वैध है। और इसकी वजह से जितने भी निर्वासित हैं, निर्वासित का मतलब है जो जयपुर से भगा दिए गए, उन लोगों को वापस आने की क्या मिल गई, अनुमति। ये इन लोगों की यानी कि प्रजामंडल की पहली जीत थी। समझ में आया कि नहीं? देखो कितनी बड़ी कहानी हो गई। महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं से प्रेरित होकर के बजाज साहब खुद आए, उनको लेने 3-4 लोग गए, वो और बजाज साहब गिरफ्तार हो गए। इससे मामला और बिगड़ गया और यहाँ पर प्रजामंडल ने आंदोलन और तेज किया, इसलिए समझौता हो गया 1940 में। और ये 1940 में समझौते में 3 बातें मानी गई। पहला तो ये कि जो प्रजामंडल वैध रहेगा, दूसरा जितने भी बंदी हैं वो रिहा हो जाएंगे, और जितने भी निर्वासित या निष्कासित हैं वो सभी वापस आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आगे इसका, अब चूंकि ये क्या हो गया, वैध हो गया, वैलिड हो गया। अब जब चूंकि ये वैलिड है तो वैलिडेशन की स्थिति में इन्होंने दूसरा अधिवेशन किया, यानी कि दूसरी मीटिंग की। और दूसरी मीटिंग इनकी कब हुई, 25 मई 1940 को। ये तो आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यह आपके पेपर की दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब बात करें दूसरी में, नॉर्मल सी बात हुई, उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये तो हर बार का ही सीन था, क्योंकि प्रजामंडल का मूल उद्देश्य ही क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना। लेकिन यहाँ जो मेन बात हुई, यहाँ पर इन्होंने शेखावाटी में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका क्या किया, समर्थन। और उसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि शेखावाटी इनके पास था। अगर हम किसानों का समर्थन करेंगे तो वहाँ के लोग जागरूक होंगे और वो हमसे जुड़ेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इन्होंने शेखावाटी में किसान आंदोलन का क्या किया, समर्थन करने का निर्णय लिया। ऐसे ही इनका तीसरा अधिवेशन यानी कि तीसरी मीटिंग हुई 1941 में नवंबर में, और स्थान था सीकर। स्थान कौन सा था, सीकर। सीकर में जैसे ही इनकी क्या होती है मीटिंग, यहाँ पर समस्या आ गई। और यहाँ पर क्या हुआ कि परिवार में विघटन फैल गया। और जब परिवार में विघटन फैलता है तो आप बताओ परिवार कैसा होता है, कमज़ोर होता है। कैसा होता है, कमज़ोर। और ऐसे ही ये प्रजामंडल भी क्या हो गया, कमज़ोर। यहाँ पर मतभेद हो गए। मतभेद का मतलब है वैचारिक तालमेल क्या हुआ, बिगड़ गया। और 2 लोगों का बिगड़ा, चिरंजीलाल मिश्र और जमुनालाल बजाज। चिरंजीलाल मिश्र के मत अलग हो गए और जमुनालाल बजाज के मत अलग हो गए, यानी इनके विचार अलग और इनके विचार अलग। और जब वैचारिक तालमेल नहीं रहा तो इन्होंने इनसे उल्टा सीधा बोल दिया। भाई साहब दिल पर ले गए कौन, बजाज साहब। बजाज साहब ने कहा यार मैंने कितना किया है और ये हमसे छोटा भाई है और ये हमसे ऐसे बोल रहा है। दिल पर ले गए और इनकी क्या हो जाती है, 1942 में मृत्यु। अब इधर तो एक लीडर स्वर्ग से धार गया, दूसरा लीडर अलग हो गया और उसने अपना एक अलग दल बना लिया, प्रजामंडल प्रगतिशील दल। तो यूं बताओ, आधे लोग यहाँ चले गए, यहाँ का लीडर गुजर गया। तो इस वजह से प्रजामंडल क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो क्या अब प्रजामंडल जीतेगा, नहीं जीतेगा। तो यहां से समस्याएं आ गई, प्रजामंडल कमजोर हो गया और प्रजामंडल की कोई भी मांग नहीं मानी। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी कहानी है, वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। स्टार्टिंग की मैंने बताई दी आपको। स्टार्टिंग में क्या हुआ, कपूरचंद पाटनी जी को बना दिया। कपूरचंद पाटनी जी के बाद में साहब तुम्हारे पुनर्गठन हुआ, जमुनालाल बजाज जी ही आए और उपाध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र बना दिए, सचिव हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव कौन बना दिए, कपूरचंद पाटनी। इन्होंने 8-9 मई 1938 को पहला अधिवेशन किया, यानी कि फर्स्ट मीटिंग। राजा को पता चला कि भाई मामला गड़बड़ है,
तो राजा ने कह दिया प्रजामंडल अवैध है, सभाएं नहीं करेंगे, और मास्टरमाइंड कौन है, जमुनालाल बजाज, तो यू कैन गो, आप जा सकते हो। तो जमुनालाल बजाज को भेज दिया। मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। जमुनालाल बजाज पर रोक लगा दी। इस आंदोलन में महिलाएं कूद गईं, रमा देवी, विद्या देवी, इंदिरा देवी, सुमित्रा देवी, सुशीला गोयल। और इन महिलाओं ने जब यहाँ पर आंदोलन किया तो इससे प्रेरित होकर के बजाज साहब दोबारा आ गए। उन्होंने कहा कि चाहे मुझ पर रोक है लेकिन मैं आ रहा हूँ भाई। उनको लेने 4 लोग और गए, उन सहित बजाज साहब गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तारी की तो गई थी इनको दबाने के लिए, लेकिन आंदोलन हो गया तेज। उन्होंने कर लिया 1940 में समझौता। समझौते में कह दिया भाई तुम्हारी संस्था वैध है, जो हमने अरेस्ट किए इनको छोड़ रहा हूँ, जो भगा दिए हैं यानी कि निर्वासित हैं उनको वापस बुला लो। ये ऐसा हुआ तो प्रजामंडल की जीत हुई। फिर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ। दूसरा अधिवेशन हुआ 1940 में, सॉरी दूसरा अधिवेशन कब हुआ, 1940 में। और इसके बाद तीसरा हुआ 1941 में। तो 41 में इनमें क्या हो गए, मतभेद हो गए। मतभेदों में क्या हुआ, चिरंजी लाल मिश्र ने क्या बना लिया, प्रजामंडल प्रगतिशील दल। ये आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में आया था। प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना किसने की थी, चिरंजी लाल मिश्र ने की। किसने की थी, चिरंजी लाल मिश्र ने की। ठीक है। और यहां पर अगर पूछा जाए, यहां पर ये प्रजामंडल क्या हो गया, कमजोर हो गया। ओके चलो, इसके बाद में क्या हुआ, 1942 में ही आ जाता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में ही क्या आ जाता है, भारत छोड़ो। अब हम पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जयपुर प्रजामंडल पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चूंकि जमुनालाल बजाज साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो यहाँ का नेतृत्व, प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाले कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। और जयपुर रियासत में उस समय पीएम कौन थे, मिर्जा इस्माइल। इन दोनों लोगों को कहा जाता है जेंटलमैन। क्या कहा जाता है, जेंटलमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। प्रजामंडल में से, जयपुर में से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ, 1942। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ, 2 लोग। पहला जेंटलमैन हीरालाल शास्त्री और दूसरा जेंटलमैन मिर्जा इस्माइल। रियासत की तरफ से ये था पीएम, ये प्रजामंडल की तरफ से था। एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्रजामंडल वैध रहेगा, राजा अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, बाहर के अंग्रेज विरोधी को शरण, कारण नहीं शरण, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई देखो बाहर हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार अंग्रेजों का विरोध कर रहा हो और अंग्रेजों से पकड़ने के लिए पीछे पड़े और वो हमारे यहाँ आता है तो हम उसे रोकेंगे अपने घर। आप, ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजों को पकड़वा दो, आप उसकी खबर नहीं देंगे। इन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं देंगे खबर, ठीक है। अहिंसात्मक मांग प्रजामंडल कर सकता है। इन्होंने कहा कि प्रजामंडल आंदोलन तो नहीं करेगा, लेकिन प्रजामंडल को अगर कोई दिक्कत होगी तो वो डिमांड रख सकता है बिना किसी हिंसा के। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके। तो और उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। प्रजामंडल की ये मांगे थी, ये सारी की सारी मांगे उन्होंने क्या कर दी, पूरी। और मूल मांग क्या थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना। ये मांगे तो तुरंत पूरी कर दी, इस पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। अब यूं बताओ, अब आंदोलन करने की नीड थी क्या, नहीं थी। अब इस पर काम क्या हो गया, शुरू। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपने तो कर लिया एग्रीमेंट, लेकिन हम इस एग्रीमेंट के पक्ष में नहीं है, और हम जब चूंकि एग्रीमेंट के पक्ष में नहीं है तो हम आपसे क्या हैं, मुक्त हैं। और उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली और वो राजा का क्या करने लग गए, विरोध। ठीक है, तो वो संस्था कहलाती है आज़ाद मोर्चा। क्या कहलाती है भाई, आज़ाद मोर्चा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में हुआ, 2। पहला जेंटलमैन कौन, हीरालाल शास्त्री, दूसरा कौन, मिर्जा इस्माइल। पूछा जाए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में यहाँ इनकी जो मांगे हैं वो मानी गई या नहीं, बिल्कुल सारी मानी गई। और इसीलिए इन लोगों ने असहयोग आंदोलन में क्या नहीं लिया, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत के प्रजामंडल ने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ठीक है, अब उन्होंने जो अलग थे, अब देखो यहाँ पर इन्होंने आंदोलन में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। इस बात से नाराज होकर के कुछ लोगों ने क्या बनाया, आज़ाद मोर्चा। मैंने बताया था ना अभी, आज़ाद मोर्चा को बनाने वाले कौन थे, रामकरण जोशी,
रामरणनी, रामकरण, रामकरण जोशी, हंसडी राय, बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कांसलीवाल। गुलाबचंद कांसलीवाल, ये जो लोग थे, इन लोगों ने क्या बना दिया, आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चा बनाया तो राजा का क्या किया, विरोध। और राजा का विरोध करेंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, गिरफ्तार। और ये लोग क्या हो गए भाई, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो गए। ठीक है। और लेकिन मैंने अभी आपको बताया था, ये इधर राजा ने इस वाली मांग पर काम करना शुरू कर दिया। और उत्तरदायी शासन कब हो सकता है, आप बताओ। उत्तरदायी शासन तब हो सकता है जब प्रजा का कोई व्यक्ति राजा के यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल हो। सही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर काम करने के लिए उन्होंने यह चुनाव कराए। और चुनावों में यहाँ दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी, ये दो लोग, इन दो लोगों को प्रजामंडल की तरफ से राजा के यहाँ पर नियुक्त करवा दिया। ठीक है। इसके बाद एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था शासन सुधार समिति। 26 अक्टूबर 1942। ये समिति का काम क्या था कि राजा ने कहा, भाई एक चीज बताओ, हम क्या कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो हमारे शासन में क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है, जो सुधार हमें करने हैं, तो उन सुधारों के लिए आप हमें बताएं कि हम क्या क्या सुधार करें। तो उन सुधारों को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1943 में, लेकिन इस रिपोर्ट से प्रजामंडल क्या हुआ, असंतुष्ट। प्रजामंडल ने कहा कि हमें यह स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने कहा, ऐसा है भाई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा रिपोर्ट बनवाई, इसमें संशोधन हुआ और 1945 में ये रिपोर्ट आई। ठीक है। 45 में इसमें रिपोर्ट क्या आई कि जो व्यवस्थापिका होगी ना, वो 2 सदनीय होगी। व्यवस्थापिका कैसी होगी, 2 सदन की, जैसे आज भी होती है विधानसभा विधान परिषद। ठीक है ना। ऐसे ही व्यवस्थापिका 2 सदनीय होगी, सदस्य नहीं, सदनीय। दूसरा उन्होंने कहा, प्रजामंडल चुनाव लड़ सकता है। प्रजामंडल क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा, राजा का होगा। ऐसा नहीं है कि प्रजामंडल चुनाव लड़ सकता है तो राजा का निर्णय खत्म ही हो जाएगा, राजा का ही निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो इस बात से प्रजामंडल वाले संतुष्ट हुए कि ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले तो कुछ नहीं था, अब कम से कम हमारे लोग जीत कर जाएंगे तो सही। तो यहाँ चुनाव हुए और 2 लोग इनके जीत करके आए। पहले का नाम था दौलतमल भंडारी और दूसरे का नाम था देवी शंकर तिवारी। ये 2 लोग पहली बार के चुनाव में आए। 1946 में 15 अगस्त को चुनाव हुआ पहला, और इसमें प्रजामंडल की तरफ से कितने व्यक्ति आए, 2, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी। इसके बाद में दूसरी चुनाव हुए 25 मार्च 1947 को। ये डेट आप याद भले ही मत रखना, बस ये याद रखना कि उत्तरदायी शासन के तहत यहाँ चुनाव हुए। पहली बार में प्रजामंडल से 2 लोग आए, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी। दोबारा 1 साल बाद पुनः चुनाव हुए, जिसमें प्रजामंडल की तरफ से कितने लोग आए, 4, और राजा की तरफ से कितने लोग आए, 2। अब एक बात बताओ, जब बहुमत ही जनता का हो गया, मंत्रिमंडल में बहुमत जनता का हो गया, तो जाहिर सी बात है उत्तरदायी शासन की स्थापना तो ऑटोमेटिक हो ही गई। क्लियर है ना। चलो, यहाँ प्रजामंडल से 4 आए, 2 लोग तो पहले वाले, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी। जो नए आए, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। इनमें से हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। और 2 लोग, अमर सिंह और कुशल सिंह, ये किसकी तरफ से आए, राजा की तरफ से आए, यानी कि सामंती वर्ग से आए। क्लियर है ना। तो इस प्रकार लास्ट में हमारा क्या बना, मंत्रिमंडल बना। कहाँ पर, जयपुर प्रजामंडल में। और जयपुर प्रजामंडल में जब ये मंत्रिमंडल बना तो उस समय सीएम कौन बने, हमारे हीरालाल शास्त्री। और इस बात से ही आप समझ जाइए कि जब जनता में से सीएम बन गया तो उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। क्लियर है ना। देखो अब यहाँ पर आगे क्या है, बूंदी। ये हमारा इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ नॉर्मल सा रिवाइज करके कि कहाँ से क्या पढ़ना है। शुरुआत के नाम सारे पढ़ने हैं, सन आपको याद कराई दी, जयपुर प्रजामंडल मैंने बताई दिया। कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। पहला तो अध्यक्ष कपूरचंद पाटनी, सन 1931।
फिर इसके बाद पुनर्गठन याद रखना है, हरिपुरा अधिवेशन के बाद में पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष जमुनालाल बजाज। दोनों संस्थाएं याद रखनी है, जैन वर्धमान विद्यालय 1907 और चरखा संघ 1925 और 1927। उसके बाद आपको यहाँ पर इनके केवल घटनाएं याद रखनी है सीक्वेंस से, कि पुनर्गठन के बाद क्या किया, पहली मीटिंग ली 1939 में, 38 में, और 8-9 मई 1938 को पहली मीटिंग ली। तो पता चल गया कि प्रजामंडल क्या है, अवैध घोषित कर दिया, सभाएं नहीं करेगा। और दिसंबर तक पता चल गया कि मास्टरमाइंड कौन है, जमुनालाल बजाज। तो दिसंबर में 16 दिसंबर को जमुनालाल बजाज को क्या कर दिया, निष्कासित, कि तुम नहीं आओगे। जमुनालाल बजाज के निष्कासन पर के विरोध में महिलाएं आंदोलन में कूद गईं। महिलाओं के नाम जरूर याद रखना, रमा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। ठीक है, ये महिलाएं जब यहाँ आ गईं तो इनसे प्रेरित होकर बजाज साहब वापस आए। उनको लेने 3-4 लोग गए, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया दबाने के लिए, लेकिन आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया। 1940 में इनका क्या हुआ, समझौता हो गया कि प्रजामंडल आपका वैध है भाई, जो गिरफ्तार किए हैं वो छोड़ दिए, निर्वासित हैं उनको वापस बुला लिया। क्लियर है। इसके बाद में इन्होंने दूसरा अधिवेशन 1940 में किया। वहाँ पर इतना बड़ा कांड नहीं हुआ, बस उत्तरदायी शासन की मांग हुई और जो हमारे शेखावाटी के किसान आंदोलन था उसको समर्थन दे दिया। इसके बाद में 1941 में सीकर में इनका तीसरा अधिवेशन हुआ, 3rd मीटिंग। वहाँ इनमें मतभेद हो गए। चिरंजी लाल मिश्र ने एक दल बनाया, ये आपको याद रखना है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल। उन्होंने प्रजामंडल प्रगतिशील दल बनाया और इधर जमुनालाल बजाज की हो गई मृत्यु, तो प्रजामंडल हो गया कमजोर। इसके बाद प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया, प्रजामंडल का नेतृत्व करने आए हीरालाल शास्त्री। उनमें हो गया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ, 1942 में। 42 में ही क्या हुआ, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो की वजह से ही क्या हुआ, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। मिर्जा इस्माइल और इधर हीरालाल शास्त्री, 1942। यहाँ पर प्रजामंडल किस में भाग नहीं लेगा, आंदोलन नहीं करेगा। इन्होंने कहा प्रजामंडल वालों ने कि हम बाहर वाले लोगों को शरण दे सकते हैं, अपनी मांगें अहिंसात्मक रूप से रख सकते हैं, उत्तरदायी शासन की आप स्थापना करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, और उत्तरदायी शासन की स्थापना पर फिर काम हुआ। लेकिन इस एग्रीमेंट से विरोध में, इस एग्रीमेंट के विरोध में कुछ एक लोग थे, जैसे बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, हंसडी राय और दौलतमल भंडारी। ये जो लोग थे ये क्या थे, इसके विरोध में थे। कांसलीवाल जी भी विरोध में थे। उन्होंने क्या किया, आज़ाद मोर्चा बनाया और गिरफ्तार हो गए। जैसे ही उनको छोड़ा गया उसके बाद में बात आती है उत्तरदायी शासन पर काम किया गया। उत्तरदायी शासन पर काम किया गया तो 43 में उन्होंने शासन सुधार समिति 42 में बनाई, 43 में रिपोर्ट देती है, लेकिन उससे प्रजामंडल असंतुष्ट हुआ। 45 में उसमें संशोधन हुआ और 45 में ही चुनाव हो गए। 46 में क्या हो गए, चुनाव। चुनावों में इधर से आए 2 लोग, देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी, और 47 में दोबारा चुनाव हुए। तब तो सीएम साहब ही कौन बन गए, हमारे हीरालाल शास्त्री। और इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा प्रजामंडल कंप्लीट। ठीक है, चलो इसी के साथ ही इस क्लास को यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि इसी क्लास में अपने बूंदी प्रजामंडल भी कंप्लीट करा दूँ, छोटा सा ही है, चलो बूंदी प्रजामंडल करा ही देता हूँ। ठीक है, अगला आता है हमारा कौन सा, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी के अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे, बूंदी मैंने बताई थी ना, जयपुर की बूंदी एक 30 मारखा ले गया। जिस बूंदी को लेकर गया वो बूंदी कैसी थी, कानी। बूंदी कैसी थी, कानी थी। बूंदी कानी थी। का से बना कांतिलाल जैन अध्यक्ष और नी से बना नित्यानंद नागर उपाध्यक्ष। समझ में आया कि नहीं। अब देखो, जब ये लोगों के नाम आप समझ रहे होंगे कि मैं डिटेल में इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, आज RSM SSB ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लोगों के नाम देता है, पूछता है इसका संबंध किससे है, इसने कौन सी संस्था बनाई। संस्थाओं की सन के ऊपर तो वो आपसे आरोही अवरोही पूछ लेता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पूरा डिटेल से पढ़ना जरूरी है। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगें तो आप क्लासों को शेयर करते रहना, ठीक है ना। चलो, अब इसके सदस्य लोग भी हमें क्या करने, याद करने। एक ऋषि था, ऋषि का नाम था नित्यानंद। ऋषि का नाम क्या था, नित्यानंद। ऋषि महोदय ने गोपाल कोटी पर, इनकी वाइफ का नाम था पूनम, वाइफ का नाम क्या था, पूनम।
ऋषि नित्यानंद ने गोपाल कोटी पर पूनम के साथ किसको जन्म दिया? मोती को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मोती को जन्म दिया। ऋषि से बन गया ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर, गोपाल जोशी, गोपाल कोटी, पूनम चंद जैन और मोतीलाल अग्रवाल। मोतीलाल अग्रवाल ये सभी क्या हैं? इसके सदस्य हैं। याद रखना बूंदी कैसी थी भाई? बूंदी कहानी थी, तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया? कांतिलाल जैन, नीचे नित्यानंद नागर उपाध्यक्ष। बात करें इनकी सदस्यों की तो ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नागर, गोपाल जोशी, गोपाल कोटी, पूनम चंद जैन और मोतीलाल अग्रवाल। ऋषि नित्यानंद ने गोपाल कोटी पर पूनम के साथ किसको जन्म दिया? मोती को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मोती को जन्म दिया। और वही मोती क्या बना भाई? मोतीलाल अग्रवाल। क्या बना? मोतीलाल अग्रवाल। चलो अब अपन पढ़ते हैं कि भाई यहां पर प्रजामंडल तो बन गया, यहां पर कोई घटना हुई क्या? बिल्कुल हुई सर जी। घटनाओं की अगर हम बात करें तो यहां पर मेन नाम आता है ऋषि दत्त मेहता। किसका नाम आता है? ऋषि दत्त मेहता। और ये मेहता साहब का जैसे ही पता चला, आपने वो देखा हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, किसका रोल रहता है? मेहता साहब ज़्यादा उसमें क्या समझाते ज़्यादा है ना, तो वही काम ये कर रहे थे मेहता साहब। और पता चल गया अच्छा मेहता साहब आप ही हो क्या, तो इसलिए इन मेहता साहब को क्या कर दिया? निष्कासित, कि भैया आप जैसे लोगों की राजा को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा को ज्ञान देना है ना कि जनता को। ठीक है। और मेहता साहब को क्या कर दिया? निष्कासित। मेहता साहब को निष्कासित कर दिया, बेचारे चले गए। और यहां पर क्या हुआ? 1939 में यहां पर एक कर लगा था, जकात कर और पशु निकासी कर। इन पशु निकासी और जकात कर का जनता ने क्या किया? विरोध। इन दोनों करों का जनता द्वारा क्या हुआ था? विरोध। और जनता जब इन करों का विरोध कर रही थी ना, तो इसका फायदा उठाया ऋषि दत्त मेहता ने। और मेहता साहब ने कहा कि यार जब जनता इनका विरोध कर रही है तो इसका मतलब जनता दिमाग तो लगा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि जनता को और ज़्यादा भड़काया कि भाई यही नहीं है, आपको किसकी मांग करनी चाहिए? उत्तरदायी शासन की भी मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये तो दो केवल नॉर्मल सी बात है। कल को किसी और नाम से कर लगा दिया तो जनता की समझ में आ गया, और जनता को भड़का दिया, तो जनता ने उत्तरदायी शासन की क्या कर दी? मांग कर दी। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही जनता ने उत्तरदायी शासन की मांग की ना, अब इसी दौरान चलते 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 1942 आ गई। और जैसे ही 1942 आ गई तो हमारे यहाँ पर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो। और ये हमारे राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में तो इसका केवल क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। और प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे हमारे सेंट्रल में यानी उधर जैसे भारत छोड़ो चल रहा था, तो उससे यहाँ के लोग क्या हुए? प्रभावित हुए। और यहाँ के लोगों ने एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, और बढ़ाने की वजह से यहाँ के लोग, जिनमें एक तो हमारे कौन थे? ऋषि दत्त मेहता साहब, दूसरे हमारे नित्यानंद नागर, एक हमारे थे ब्रज सुंदर शर्मा, BS शर्मा। इन तीनों लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार। ये कर रहे बेचारे, देखो ये रहा आंदोलन कर रहे हैं, और इन लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार। कि ऐसा है भाई साहब, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने छोड़ा इसलिए नहीं, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो फिर आंदोलन और बढ़ जाएगा, ये लोगों को और भड़का देंगे। ठीक है। इनको गिरफ्तार किया और यहाँ से फिर इनको क्या कर दिया? रिहा। और इनको छोड़ा गया कब? 1944 में। 1944 में जब वहाँ पर आंदोलन ठंडा पड़ गया, तब इनको छोड़ दिया कि अब भले आप खूब भड़काओ, कोई दिक्कत नहीं है, भड़केंगे नहीं लोग। और 1944 में जैसे ये आए तो बेचारे आकर के बैठे नहीं, इन्हें ये था कि हमें तो लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। इन्होंने एक संस्था बनाई और संस्था का नाम रखा बूंदी राज्य प्रजा परिषद। 1944 में रिहा हुए और 44 में आते ही बूंदी राज्य प्रजा परिषद बना दी। लेकिन मेहता साहब ने दिमाग से काम लिया, अगर मैं इसका अध्यक्ष बनूंगा इस संस्था को जल्दी बंद करा दिया जाएगा। तो इन्होंने इसका अध्यक्ष बना दिया माथुर साहब को। किसको बना दिया? माथुर साहब, हरि मोहन माथुर इसके अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष बना दिए ब्रज सुंदर शर्मा। कौन बना दिए? ब्रज सुंदर शर्मा। ब्रज सुंदर शर्मा उपाध्यक्ष बने, हरिमोहन माथुर क्या बन गए? अध्यक्ष। और इसमें मास्टरमाइंड बैकग्राउंड से दिमाग किसका चल रहा था? मेहता साहब का। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ आपसे बूंदी प्रजामंडल में पूछी जाने वाली बात,
पहली कब बना? 1931। दूसरी अध्यक्ष कांतिलाल जैन, तीसरी उपाध्यक्ष नित्यानंद नागर, और चौथी बात है कि इसमें सदस्य जो हैं वो मैंने आपको याद करा दिए। ऋषि नित्यानंद ने गोपाल कोटी पर पूनम के साथ मोती को जन्म दिया, वो याद करा दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद में आपको जो घटनाएं हैं उनमें अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था जो पूछा जाए, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है। पहला ये, बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1944। बूंदी राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष कौन था? हरिमोहन माथुर। बूंदी राज्य प्रजा परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? ब्रज सुंदर शर्मा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बूंदी राज्य प्रजा परिषद ने क्या किया? जुलूस निकाला, और उस जुलूस में याद रखना एक वकील साहब थे। उस जुलूस में सबसे आगे कौन चल रहे थे? वकील साहब, और वकील का नाम था राम कल्याण। वकील का नाम क्या था? राम कल्याण, और इन महोदय का हो गया कल्याण। यानी कि इस जुलूस में सबसे आगे वकील राम कल्याण चल रहे थे, और वकील राम कल्याण इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए। यहाँ पर इनके इस जुलूस पर उन्होंने क्या चला दी? गोलियां चला दी। यहाँ पर ये जुलूस आ रहा था, इस जुलूस पर इन्होंने क्या चला दी? गोलियां। और इनमें वकील राम कल्याण क्या हो गए? शहीद हो गए। अब मैटर बड़ा हो गया, क्योंकि अब आदमी मर गया तो अब जाहिर सी बात है राजीनामा वाली बात होगी भाई। देखो, बूंदी राज्य प्रजा परिषद ने 1945 में जन जागृति के लिए जुलूस निकाला, जिस पर बूंदी की सेना ने गोली चला दी, और वकील राम कल्याण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और इस घटना की वजह से यहाँ पर मामला क्या हुआ? बिगड़ गया। तो फिर राजीनामा के मध्यस्थ, यानी कि जैसे ही ये मामला बिगड़ा तो बूंदी के राजा ने कहा कि मामला ऊपर तक जाए उससे पहले मैं इनकी मांग मान लेता हूँ। उसने इनकी मांग मान ली, और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल से 7 सदस्य शामिल किए कि भाई ऐसा है, मैं समिति बना रहा हूँ, उसमें आप में से भी लोग आ जाओ, और वो यहाँ का क्या बना दो? संविधान बना दो। तो यहाँ से प्रजामंडल से 7 लोग शामिल किए, और यहाँ पर इनका क्या बना हुआ? संविधान बना। लेकिन यह लागू होता उससे पहले ही 25 मार्च 1948 को, आप एकीकरण टॉपिक पढ़ेंगे, 25 मार्च 1948 को बूंदी का किस में विलय हो गया? पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो गया? विलय हो गया। तो ये हमारे किसकी कहानी रही? ये कहानी रही बूंदी की भाई। बूंदी में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, सिंपल सी याद रखनी है। अध्यक्ष याद रखना है, उपाध्यक्ष याद रखना है, सदस्य याद रखने हैं, कब बना ये याद रखना है। इसके अलावा केवल ये याद रखना है, बूंदी राज्य प्रजा परिषद कब बनी? 1944। अध्यक्ष कौन था? हरिमोहन माथुर। उपाध्यक्ष ब्रज सुंदर शर्मा। घटना याद रखनी है, जुलूस निकाला 45 में, वकील राम कल्याण जी महोदय क्या हो गए? शहीद हो गए। और इसलिए इनका टाई अप हुआ, जिसमें 7 लोग शामिल किए यहाँ से प्रजामंडल से, और संविधान बना लिया। लेकिन लागू करते उससे पहले ही इसका विलय हो गया पूर्व राजस्थान संघ में, और इसके साथ ही ये बूंदी प्रजामंडल क्या हो जाता है? कंप्लीट। और इसके साथ ही मैं इस क्लास को क्या कर देता हूँ? समाप्त कर देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए। सभी के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, जय हिंद।